मेसल्सन व स्टोल का प्रयोग, हेडिंग लगा लो। मेसल्सन व स्टोल का प्रयोग। क्या सिद्ध किया था मेसल्सन और स्टोल ने कि डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति कैसी होती है, अर्धसुरक्षित होती है। देखो कैसे प्रूव किया था इन्होंने, बोर्ड पर ध्यान दो सारे बच्चे। इन्होंने काम किया था इकोलाई बैक्टीरिया के ऊपर। कौन सा बैक्टीरिया लिया इन्होंने, इकोलाई बैक्टीरिया। ये अपने पास में इकोलाई बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया को इन्होंने ग्रो करवाया किसके ऊपर, N15H4Cl अमोनियम क्लोराइड के सॉल्यूशन के ऊपर इन्होंने ग्रो करवाया, कल्चर मीडियम बनाया। और कल्चर मीडियम के अंदर क्या डाला गया, NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। और फिर इस बैक्टीरिया को यहां पर वृद्धि करवाया, तो इस बैक्टीरिया ने अपनी क्या बना ली, कॉपी बना ली। अब मुझे बताओ नाइट्रोजन जो है वो किसके अंदर मिलता है, नाइट्रोजन किसके अंदर मिलेगा, कोशिका भित्ति के अंदर या कोशिका झिल्ली के अंदर या फिर डीएनए और आरएनए के अंदर। डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, आपको पता हो तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इन सब के अंदर क्या पाया जाएगा, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो यहाँ पर जो नए डीएनए बने हैं, भाई जो नए एक बैक्टीरिया से बहुत सारे बैक्टीरिया बनेंगे संवर्धन माध्यम में, ये अपन ने क्या लिखा है यहाँ पर, संवर्धन माध्यम। और संवर्धन माध्यम में क्या डाला गया है, नाइट्रोजन कौन सा लिया गया है, 15 आइसोटोप वाला लिया गया है यहाँ पर। तो एक बैक्टीरिया से जो नए नए बैक्टीरिया बनेंगे, वो बैक्टीरिया अपना नया डीएनए बनाएंगे। तो नए डीएनए बनाने के लिए कौन सा नाइट्रोजन यूज करेंगे, N15। अब एक चीज सुनो आप, अगर N15 है इसका मतलब वो है हैवी नाइट्रोजन, और अगर N14 है तो वो कैसा होगा, वो होगा लाइट यानी कि हल्का नाइट्रोजन। एक तो भारी और दूसरा हल्का नाइट्रोजन होगा। लेकिन अभी अपन ने कौन सा नाइट्रोजन काम में लिया है, N15 वाला यानी भारी। अब इनका जो डीएनए निकाला गया, ये इन बैक्टीरिया का जब सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, इस बैक्टीरिया का क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी इससे जो डीएनए निकाला, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए N15 वाला होगा या N14 वाला होगा, इनसे जो डीएनए निकालेंगे वो N15 या N14, N15। इसके दोनों जो रज्जुक है वो कौन से होंगे, N15 वाले। जब इसका अपकेंद्रण करवाया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन, टेस्ट ट्यूब के अंदर। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी। क्या करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर, सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या किया जाता है, अपकेंद्रण। अपकेंद्रण में क्या क्या करते हैं अपन, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया था, हर से और चेज का प्रयोग पढ़ाया था ना उस दिन ना, वो तो ब्लेंडिंग होती है, सब मिश्रण बोलते हैं उसको। तो अपन अपकेंद्रण किसको बोलेंगे, अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। मैंने बताई थी एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर टेस्ट ट्यूब को लगाते हैं अपन, परख नली को, और फिर उसको तेजी से घुमाते हैं। तो जो भारी पदार्थ होगा वो तो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और हल्का पदार्थ होगा वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ऐसा बताया था क्या कुछ, हाँ तो याद किया करो इनको। अब बताओ बैंड कहाँ मिलेगा इस परख नली के अंदर, नीचे या फिर ऊपर। ये जो डीएनए है वो नीचे चला जाएगा या ऊपर, नीचे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि ये N15 वाला डीएनए जो कि भारी होता है, ये है N15। तो सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है अपकेंद्रण, और अपकेंद्रण का मतलब क्या होगा, टेस्ट ट्यूब को तेजी से अपन घुमाते हैं। अब क्या किया गया, इसको अपन बोलेंगे F1PD या
फर्स्ट जनरेशन या प्रथम पीढ़ी बोल देंगे इसको, प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी का डीएनए है ये। अब क्या किया जाएगा बताओ, इस वाले बैक्टीरिया को वापस से अपन ग्रो करवाएंगे किसके ऊपर, इस बार लेंगे N14H4Cl, इस बार क्या ले रहे हैं अपन, N14H4Cl। तो इस कंडीशन में क्या आएगा, एक मिनट, इसको अपन प्रथम पीढ़ी नहीं बोलेंगे क्योंकि अपन ने ये तो मेन डीएनए लिया ना, मेन बैक्टीरिया लिया है, तो इसको अपन प्रथम पीढ़ी नहीं बोलेंगे। अब जो आएगी वो प्रथम पीढ़ी होगी। अब बताओ, अगर अपन बात करें इस वाले अमोनियम क्लोराइड की, अब जो नया डीएनए बनेगा वो नया डीएनए किस प्रकार का बनेगा, ये दोनों रज्जुक क्या होंगे, पहले तो अलग हो जाएंगे, ये N15 और ये भी N15, और जो नया बनेगा उसके अंदर कौन सा नाइट्रोजन होगा, नए वाले के अंदर कौन सा नाइट्रोजन होगा, N14, और ये जो रज्जुक बनेगा ये भी कौन सा बनेगा, N14। इसके अंदर बताओ अब ये क्या होगा, इसके अंदर आपको बेंड कहां मिलेगा, चलो आप लोग बताओगे मेरे को, इस परख नली के अंदर बेंड कहां मिलेगा, ऊपर नीचे या फिर बीच में, बीच में मिलेगा, क्यों, क्योंकि ना तो ये डीएनए पूरी तरीके से हल्का और ना ही ये डीएनए पूरी तरीके से भारी है। इसका मतलब कहां मिलेगा, ये N15 प्लस N14 दोनों है, इसलिए आपको बेंड कहां मिलेगा, बीच में मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या, ये जो मिली है ये है अपने पास कौन सी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी। अब अपन निकालेंगे इसकी द्वितीयक पीढ़ी, और द्वितीयक पीढ़ी निकालने के लिए वापस से अपन कौन सा संवर्धन माध्यम यूज करेंगे, जिसके अंदर N14H4Cl हो। अब देखो, जब ये डीएनए इसका रेप्लिकेशन होगा तो इसके दोनों रज्जु क्या हो जाएंगे, अलग होंगे पहले, तो ये तो हो गया 15 वाला, और ये हो जाएगा दूसरे वाला कौन सा, ये वाला 14 वाला, ये 14, ये 14 वाला। अब इनके ऊपर जो नए डीएनए रज्जुक बनेंगे वो N15 वाले होंगे या 14 वाले होंगे, 14 वाले होंगे, क्यों, क्योंकि संवर्धन माध्यम में क्या यूज किया अपन ने, 14 वाला, तो ये 14 और ये भी 14, ये इस डीएनए की बात की अपन ने। ये वाला डीएनए इसकी अपन बात करेंगे तो इसके भी दोनों रज्जुक क्या होंगे, पहले तो अलग अलग हो जाएंगे, ये लो दोनों रज्जुक अलग हो गए, यहाँ पर 15 और यहाँ पर 14। अब इनके ऊपर भी नए डीएनए रज्जुक बनेंगे जो कैसे होंगे, N14 वाले होंगे, ये लो 14। ये कौन सी पीढ़ी मिली अपन को, द्वितीयक पीढ़ी, कौन सी पीढ़ी मिल गई, द्वितीयक पीढ़ी। अब बताओ, ये जो परख नली है इस परख नली के अंदर बेंड कहां मिलेंगे, बताओ, बीच में और नीचे, गलत आंसर, बीच में और ऊपर मिलेंगे, क्योंकि डीएनए ये देखो ये और ये इन दोनों का बेंड कहां मिलेगा, बीच में मिलेगा, क्योंकि ये ना तो पूरी तरीके से हल्के और ना ही भारी, तो ये N14 प्लस N15 वाला दोनों आएगा इसके अंदर। लेकिन यहां पर जो बेंड मिलेगा उसके अंदर केवल और केवल क्या आएगा, इसके अंदर आएगा केवल N14, तो ये एकदम से हल्का डीएनए होगा क्योंकि इसके दोनों रज्जुक हल्के हैं, इसका एक रज्जुक हल्का और एक रज्जुक भारी है, इसलिए इसका बेंड कहाँ आया, बीच में। अब ध्यान से सुनना, अगर डीएनए प्रतिकृतिकरण की प्रवृत्ति संरक्षी प्रकार की होती, किस प्रकार की होती, संरक्षी प्रकार की, तो बताओ बेंड कहाँ मिलता, कल पढ़ाया था मैंने संरक्षी अर्ध संरक्षी के बारे में। अगर संरक्षी प्रकार की प्रवृत्ति होती तो बेंड कहाँ मिलता, ऊपर और नीचे, क्योंकि एक जो डीएनए था मैंने आपको बताया था वो पैतृक प्रकार का रहेगा बाद में भी, तो पैतृक अगर रहेगा इसका मतलब भारी रहेगा, N15 वाला रहेगा, तो हमेशा एक बैंड कहाँ मिलेगा, नीचे, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, और जो नए डीएनए बनेंगे उसके दोनों रज्जुक नहीं बनेंगे, इसलिए बैंड कहाँ मिलेगा, सबसे ऊपर, यानी ये वाली कंडीशन नहीं मिलेगी, ये वाली कंडीशन मिल रही है, इसका मतलब डीएनए प्रतिकृतिकरण कैसा है, अर्ध सुरक्षित प्रकार का है। तो ये चीज किसने बताई थी, मैसेल्सन और स्टॉल ने बताई थी।
क्लियर है क्या? इस प्रयोग से इन्होंने ये सिद्ध किया था। अब एक चीज और मैं आपको लिखवा देती हूँ। मेसल्सन व स्टोल ने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट यानी कि सांद्रता प्रवणता अपकेंद्रण को काम में लिया था। इसका मतलब मेसल्सन और स्टोल ने जब ये अपकेंद्रण करवाया था तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा विलियन भरा? सीजियम क्लोराइड का विलियन भरा था। ये एनसीईआरटी की लाइन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? कौन से ग्रेडियंट का यूज किया था? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट का इन्होंने यूज किया था। क्लियर है? बैक्टीरिया कौन सा लिया था? इकोलाई बैक्टीरिया। कल्चर मीडियम में विलियन कौन सा डाला था? अमोनियम क्लोराइड का। क्लियर है यहाँ तक? चलो लिख लो। लिखो, क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन लिखो। मेसल्सन व स्टोल के प्रयोग के आधार पर मेसल्सन व स्टोल के प्रयोग के आधार पर डीएनए प्रतिकृतिकरण की तीसरी पीढ़ी में भारी डीएनए रज्जुक व हल्के डीएनए रज्जुक के मध्य का अनुपात कितना होगा? अनुपात कितना होगा? एक अनुपात 4 अनुपात है। 4 अनुपात। सॉल्व करो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? हाँ भाई, कितना आया आंसर? खंबे के पीछे जो लड़का बैठा है, तेरी बात कर रही हूँ, पीछे क्या देख रहा है? हाँ, आंसर कितना आया है? किया ही नहीं भी, कब करेगा? नहीं आया। इतना इजी सा क्वेश्चन दिया तुम लोगों को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। अगर आप क्लास में 1% भी ध्यान दे रहे हो ना तो भी ये क्वेश्चन कर दोगे। इतना आसान क्वेश्चन है ये, और आंसर निकाल चुके हैं बच्चे। पीछे वाले एरिया से आंसर नहीं आया अभी तक। किस किस को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक बार हाथ खड़ा कर दो। जो बैठे हैं उनमें से किसी को भी आगे बुला के क्वेश्चन सोल्व किया करवाया जा सकता है। पूरा हाथ खड़ा होना चाहिए पूरा, ताकि पता चले किस किस को आ रहा है।
हाँ मनोज, लेट हो गया हाथ खड़ा करने में। इधर तो दो बीस तुम दोनों को आ रहा है क्या आंसर? लड़कियों में किस किस को नहीं आया, एक बार हाथ खड़ा करो। चलो देखो इधर बोर्ड पे देखो। हाँ, अक्की, अक्की नाम का नहीं है यहाँ पे। चलो हाँ इधर देखो, 30वीं पीढ़ी निकालनी है। अब तक अपन ने कौन सी पीढ़ी निकाली है? अंकित कोई परेशानी है क्या? बाहर निकाल दूं क्लास से? कौन सी पीढ़ी निकाली है? द्वितीय पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी पूछी है आपको? 30वीं पीढ़ी पूछी है। वापस से देख लो, कौन से सॉल्यूशन के ऊपर अपन ग्रो करवा रहे हैं? अमोनियम क्लोराइड। बार बार, बस शुरुआत के अंदर एक बार ही अपन ने N15 लिया था, उसके बाद में हमेशा आपको क्या लेना है? N14 ही लेना है। अब देखो, इसको अलग करो, आप सेपरेट करो इसको। एक रज्जुक अलग हो गया और दूसरा रज्जुक ये अलग हो गया। ये लो, ये इस वाले डीएनए की बात कर रहा है, ये N15, ये 14। इन दोनों को अलग करो, 14 14। इन दोनों को अलग करो, एक 15 और एक 14। ये लो, इन दोनों को अलग करो, दोनों कौन से हैं? 14 14। ये तो हो गए अलग। अब बताओ, इनके साथ में जो नए डीएनए रज्जुक बनेंगे, ये 14 वाले होंगे, 15 वाले होंगे? सारे 14 वाले होंगे ना, तो ये बना दो। ये 14, ये भी 14, ये भी 14, इस टाइप से ये नए बन गए। दोनों कैसे हैं? 14 14, ये भी 14 14। इसके अंदर एक 14 और एक 15, इधर दोनों 14, इधर भी दोनों 14, इधर भी दोनों 14। अब बताओ, भारी रज्जुक तो कितने हैं? भारी रज्जुक कितने हैं? N15 वाले केवल और केवल दो हैं। हल्के कितने हैं? हल्के रज्जुक कितने हैं? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। काट दो, अनुपात निकालना तो 1:7। आंसर क्या जाएगा? ये कौन सा डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया था आप लोगों को, है? लिख लो। ये हेडिंग लगा लो। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कितने प्रकार के होते हैं डीएनए पॉलीमरेज? 3 प्रकार के। फर्स्ट आप हेडिंग लगाओगे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट हेडिंग लगा लो। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। पहला पॉइंट लिखो, इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है। इसे कॉर्नबर्ग एंजाइम भी कहा जाता है।
कौन सा एंजाइम कहा जाएगा? कॉर्नबर्ग एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने इस एंजाइम की खोज की थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? कॉर्नबर्ग एंजाइम। नेक्स्ट आप लिखो, यह एक्सोन्यूक्लियस यह एक्सोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस नामक एंजाइम की तरह एक्सोन्यूक्लियस नामक एंजाइम की तरह व्यवहार करता है। व्यवहार करता है। देखो, ये अपने पास में कोई डीएनए मान लो आप, अगर कोई एंजाइम डीएनए को उसके किनारों से काट रहा है, उस एंजाइम को अपन बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। खड़ा हो रे तू, खड़ा हो। हाँ, तेरे पास वाला लड़का। हाँ, एक्सोन्यूक्लियस क्या होता है? कार्य बताओ, कार्य कहाँ से? कौन बता रहा है तेरे को पीछे से? ध्यान कहाँ था तेरा? ये उधर देख रहा था तू तो। है, बैठ जा। डीएनए को कहाँ से काटेगा ये? किनारों से काटता है। उस एंजाइम को अपन क्या बोलेंगे? एक्सोन्यूक्लियस। लेकिन अगर डीएनए को कोई एंजाइम बीच में से काटता है तो उसको अपन बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। अपन ने डीएनए रेप्लिकेशन में ये पढ़ा था कि बार बार अपन आरएनए के टुकड़ों को जोड़ते हैं, प्राइमर जिनको अपन बोलते हैं, बीच बीच में प्राइमर को जोड़ा था ना। तो ये जो प्राइमर है, क्या ये डीएनए के अंदर काम की चीजें होती है क्या? भाई ये प्राइमर है, ये डीएनए में काम की चीजें हैं क्या? नहीं। आरएनए को अपन को हटाना पड़ता है। तो इस आरएनए को हटाने का काम किसका होगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का होगा, क्योंकि ये किनारों पर से डीएनए को काटेगा। इसका मतलब ये मान लो 5 प्राइम है और ये कौन सा 3 प्राइम, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इसके अंदर पाई जाती है, क्योंकि 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ डीएनए को काटता है। बात समझ में आ गई क्या? दो वर्ड आएंगे आपके पास में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, और दूसरा आएगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। 3 प्राइम टू 5 प्राइम का मतलब क्या होगा? ये 5 प्राइम और ये कौन सा 3 प्राइम। तो 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ अगर डीएनए को काटा जा रहा है तो उसको अपन बोलते हैं 3 टू 5 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और अगर 5 से 3 की तरफ काटा जा रहा है तो उसको अपन बोलेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। बात समझ में आ गई क्या? तो लिखो, क्या लिखा आपने? पॉइंट, यह एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की तरह व्यवहार करता है। अगला पॉइंट लगा के लिखो, इसके पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह आरएनए प्राइमर को हटाकर यह आरएनए प्राइमर को हटाकर खाली स्थानों को भरता है। खाली स्थानों को भरता है। इसे मुख्य डीएनए रिपेयर एंजाइम
इसे मुख्य डीएनए रिपेयर एंजाइम, ब्रैकेट में लिख सकते हो डीएनए क्षतिपूर्ति एंजाइम, भी कहा जाता है। रिपेयर का मतलब क्या होता है? मरम्मत करना। तो अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो उसकी मरम्मत करने के लिए कौन सा एंजाइम काम में आएगा? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। एक लाइन और लिखो इंपॉर्टेंट, यह डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता, यह डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता। डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता, इसका मतलब ये मुख्य रेप्लिकेटिंग एंजाइम नहीं होता है। ये दूसरे कार्य करता है लेकिन ये रेप्लिकेशन का कार्य नहीं करता। दूसरा लिख लो, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड। डीएनए पॉलीमरेज सेकंड लिखो, यह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट व डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की अनुपस्थिति में डीएनए सुधार में सहायता करता है। डीएनए सुधार में सहायता करता है। तीसरा लिखो, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड लिखो, इंपोर्टेंट लगा के लिखो, यह प्रतिकृतिकरण हेतु यह प्रतिकृतिकरण हेतु मुख्य एंजाइम है। प्रतिकृतिकरण हेतु मुख्य एंजाइम है। नेक्स्ट पॉइंट, इसे रेप्लिकेज भी कहा जाता है। इसे रेप्लिकेज भी कहा जाता है। रेप्लिकेज भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक संकुल एंजाइम है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक संकुल एंजाइम है। संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स, संकुल एंजाइम है जो 7 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का 7 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बनता है। नेक्स्ट पॉइंट लगा के लिखो, यह 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में एक्सोन्यूक्लियस की क्रिया करता है। 3 प्राइम टू 5 प्राइम की दिशा में एक्सोन्यूक्लियस की क्रिया करता है।
तथा तथा 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में बहुलीकरण या संश्लेषण का कार्य करता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम की दिशा में बहुलीकरण या संश्लेषण का कार्य करता है। अब देखो, मान लो ये अपने पास में डीएनए है, ये 3 प्राइम और ये कौन सा 5 प्राइम। इसको पढ़कर नया डीएनए रज्जुक बनाया जा रहा है, ये 5 प्राइम और ये 3 प्राइम। कौन सा एंजाइम बना रहा है, ये काम कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। मान लो यहाँ पर एडेनिन था और एडेनिन के सामने क्या आना चाहिए, थाइमिन आना चाहिए, लेकिन गलती से कौन जुड़ गया यहाँ पर, साइटोसिन जुड़ गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड था वो रिवर्स गेयर डालेगा, रिवर्स जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, और पीछे की तरफ जाएगा तो क्या होगा, इसको ये यहां से हटाता हटाता यहां तक चला जाएगा, और बाद में क्या करेगा, इसकी जगह पर क्या जोड़ेगा, टी जोड़ेगा, और फिर ये आगे बढ़ जाएगा। इस एक्टिविटी को अपन बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे इसको अपन, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। सीयूटी की एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी कौन सा एंजाइम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड करेगा। और प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है, गलत न्यूक्लियोटाइड को जोड़ हटाकर उसकी जगह पर सही न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करना क्या कहलाता है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो ये हेडिंग लगाओ आप। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरे को पहले आप। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज थर्ड 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ जाएगा या 3 टू 5 की तरफ जाएगा, 3 टू 5 की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ ये गमन करेगा। बात समझ में आ गई, लिखो। कई बार रेप्लिकेशन के दौरान गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, गलत न्यूक्लियोटाइड जुड़ जाता है, लेकिन ऐसा 10,000 में, लेकिन ऐसा 10,000 में एक बार होता है। इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है अपना, यानी 10,000 न्यूक्लियोटाइड जब वो जोड़ देगा तब गलती से एक न्यूक्लियोटाइड गलत जुड़ सकता है। तो अगर गलती तो सभी से होती है ना, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम भी गलती तो करेगा ना, वरना तो भगवान नहीं बन जाएगा। इसका मतलब 10,000 में से वो एक बार गलती करेगा, लेकिन वो अपनी गलती सुधारने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन आप लोग अपनी गलती नहीं सुधारते, है ना। लिखो 10,000 में एक बार होता है। इस गलत न्यूक्लियोटाइड को हटाकर, सही न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हेतु प्रूफ रीडिंग व्यवस्था पाई जाती है। प्रूफ रीडिंग व्यवस्था पाई जाती है।
यह कार्य डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम करता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम करता है।